ड्रामा की स्टार्टिंग में बाईजू हमें कहती है कि अपने हस्बैंड से 5 साल बाद डिवोर्स लेने के बाद आज मैं वापस से उसके साथ इंटीमेट हुई। अब ये सब कुछ हुआ कैसे जानने के लिए हमें एक रात पहले चलना पड़ेगा, जहां बाईजू चाइना वापस से 5 साल बाद लौटी थी। यहाँ पर उसका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि उसकी लाइफ को, उसके करियर को एक अलग ही मोड़ देने वाला था। यहाँ पर जब वो आती है तो वो मिंग के बारे में हमें स्टोरी बता रही थी। कंपनी के लोगों के साथ वो पार्टी कर रही थी। बाईजू के बहुत कम ही क्लोज लोगों को पता था कि वो और मिंग दोनों शादीशुदा हैं। मिंग ने बाईजू से शादी करते समय अपनी 3 शर्तें रखी थी। शादी के बाद बाईजू को अपनी पत्नी धर्म को निभाना पड़ेगा। दूसरी कि वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी। तीसरी, जब वो दोनों डाइवोर्स लेते हैं तो वो दोनों उसके बाद पूरी तरीके से स्ट्रेंजर हो जाएंगे। कोई भी सामने से भी एक दूसरे को देख करके ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। बाईजू मिंग की सारी शर्तों को इसलिए मान जाती है क्योंकि वो मिंग को पसंद करती थी। उसने बीच के 2-3 साल बहुत ही अच्छे तरीके से मिंग की बेबी होने के सारे फ़र्ज़ को निभाया था। एक दिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन वो बात मिंग को नहीं बताती है। नहीं बताने के पीछे एक बड़ा रीज़न था, वो हमें आगे कहानी के बीच में पता चलने वाला था। लेकिन डाइवोर्स के बाद बाईजू ने मिंग की तीसरी शर्त को ज़रूर माना था। डाइवोर्स के बाद वो बिल्कुल उसके साथ स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रही थी। इनफैक्ट वो तो ये कंट्री भी छोड़ करके जा चुकी थी ताकि उसे मिंग का सामना ना करना पड़े। वो मिंग से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो ये बात उसे कभी बताई नहीं क्योंकि मिंग को प्यार मोहब्बत में इंटरेस्ट नहीं था। इधर अगली सुबह जब बाईजू को होश आता है तो मिंग को ऐसा लगता है कि बाईजू उसके पास वापस आना चाह रही है, इस वजह से उसने ये सब कुछ किया है। बाईजू उसे कहती है कि कल रात वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी, उसे इस बात को लेकर के क्लिंगी होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही मिंग ने कहा था कि डाइवोर्स के बाद वो दोनों बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करेंगे। तभी यहाँ पर बाईजू को उसकी बेटी का कॉल आता है और ये सुनकर के मिंग को ऐसा लगने लगता है कि बाईजू ने जिस दूसरे इंसान के साथ शादी किया है ये उसका बच्चा है। इनके डाइवोर्स को 5 साल हो चुके थे और बाईजू ने ये झूठ बोला कि उसकी बच्ची सिर्फ 4 साल की है, बल्कि उसकी बच्ची 5 साल की थी। जिस साल उन दोनों को डाइवोर्स हुआ था उसी ईयर बाईजू ने बेबी को बॉर्न किया था। बाईजू यहाँ पर रेडी वेडी होकर के जाने लगती है, लेकिन मिंग उसे जाने नहीं देना चाह रहा था। हम इस कहानी में दोनों साइड के पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे। यहाँ पर बाईजू अपना ब्रेसलेट गलती से भूल जाती है। फ्लैशबैक में मिंग याद करता है कि बाईजू के साथ उसकी हैप्पी लाइफ चल रही थी। वो अपना डोमिनरी वाला ऑरा बना करके रखा हुआ था। उसने बाईजू को कभी प्यार जताया ही नहीं। उसी ने बाईजू को ये ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। बाईजू से कहती है जब गिफ्ट कर दिया तो उस टाइम ये मेरा मैरिटल प्रॉपर्टी था और इस पर केवल मेरा हक है। मिंग उसे किस करते हुए कहता है ये खरीदा तो मेरे ही पैसे से गया था। क्या तुम मुझे बताओगे कि डाइवोर्स के बाद भी तुम मेरी दी गई गिफ्ट को क्यों अपने साथ रख रही हो? बाईजू से इस बात का जवाब नहीं देती और मिंग से कहती है 5 साल पहले तो तुम्हारे किसिंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं थे, लगता है कि इन 5 सालों में तुमने बहुत सारी लड़कियों के साथ रात गुजारा है। मिंग उसे कमेंट करता ओ और तुम्हारी आदत हो गई है क्या ड्रंक होकर के किसी भी अनजान इंसान के साथ चले जाने का? बाईजू यहाँ पर मिंग के साथ इसलिए गई थी क्योंकि वो इंसान उसे मिंग की तरह दिख रहा था, बस इसलिए। दोनों ही एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझते थे। मिसअंडरस्टैंडिंग में डाइवोर्स हो गया। शादी के टाइम मिंग को उसकी माँ ने ये कान भर दिया था कि बाईजू एक गोल्ड डिगर है और वो पैसे के लिए उससे शादी कर रही है। उस समय की सिचुएशन को देख करके मिंग को भी यही लग रहा था। बाईजू अपने घर जा रही थी। घर की मेड यहाँ पर उसे नाश्ता करके जाने के लिए कहती है, लेकिन बाईजू कहती है कि नहीं, उसे लेट हो रहा है। वहाँ से निकल करके वो अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। मिंग उसे फॉलो कर रहा था। वो बच्ची उसे काफ़ी अपनापन वाली फीलिंग दे रही थी। स्टिल उसे ऐसा लग रहा था कि ये तो बाईजू और उसके दूसरे हस्बैंड का बच्चा है। वो क्यों ही उस पर प्यार जता रहा है, उसे हो क्या गया है? आफ्टर दैट बाईजू अपने हॉस्पिटल जाती है तो वो अपने फेवरेट एक्टर रोहान से मिलती है जो कि उससे चेकअप कराने के लिए आया हुआ था। वो वहाँ का काफ़ी फेमस आइडल था और बाईजू उसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। वो भी यहाँ पर बाईजू से दोस्ती कर लेता है, उसके साथ सेल्फी वेल्फी क्लिक करता है। मिंग यहाँ पर ये चीज़ देख लेता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि बाईजू रोहान जैसे यंग, चार्मिंग एंड काफ़ी एक्सट्रोवर्ट लड़कों को पसंद करती है, ना कि उसके जैसा ओल्ड और बोरिंग इंसान को। वो उसे उसका ब्रेसलेट लौटाने के लिए आया था, लेकिन बाईजू को रोहान के साथ देख करके जेलस होकर के वहाँ से लौट जाता है।
बाइजू को तो पता भी नहीं था कि मिंग यहाँ पर आया हुआ है। वो वहाँ से शांति से बाहर निकल रहा था, उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उससे ज़िद कर रही थी लिली नाम के गर्ल के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए। मिंग मना कर रहा था तो वो कहती है हमारा इनके साथ बिजनेस कॉपरेशन भी है, तो तुम इसे एक बिजनेस डिनर ही समझ सकते हो। तब मिंग जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो और लिली जिस रेस्टोरेंट में गए थे उसी रेस्टोरेंट में कोइंसिडेंटली वो बाइजू को रूहान के साथ डिनर करने के लिए आता हुआ देख लेता है। अब बाइजू को ये लगता है कि जिस लड़की ने मिंग को इतनी अच्छी तरीके से किस करना सिखाया है वो कोई और नहीं लिली ही है। यहाँ पर मिंग को जेलस हो रहा था कि बाइजू रूहान के साथ यहाँ डिनर करने क्यों आई है। वो जानबूझ करके बाइजू के बहुत क्लोज है ये चीज़ रूहान को दिखा रहा था और उसे कहता है कि ये मेरी है। बाइजू उसे कहती है भूल रहे हो हमारा डाइवोर्स हो चुका है और अब तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो। रूहान कहता है ओ तो तुम बाइजू के एक्स हो, बेहतर होगा कि एक्स से बन करके रहो। मैं यहाँ पर बाइजू को ज़बरदस्ती वहाँ से बात करने के बहाने खींच करके लेकर के जाता है। बाइजू रूहान से कहती है कि हम फिर कभी डिनर पर चल लेंगे। आफ्टर दैट मैंगो से वहाँ से लेके जाता है और वो उससे कहता है मतलब कि अभी कल रात ही तुम मेरे साथ वापस इंटीमेट हुई हो और आज दूसरा लड़का, लेकिन तुम्हारा तो हस्बैंड है ना, कितनों को रखोगी। बाइजू उसे कहती है मैं तुमसे डाइवोर्स ले चुकी हूँ और ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम भी तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आए हो, मैं तो तुमसे कोई सवाल नहीं कर रही ना, मैं तो बस तुम्हारे रूल्स फॉलो कर रही। डाइवोर्स के बाद तुम्हें स्ट्रेंजर बन के रहना था तो मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ। मैंगो से कहता है कि मुझे अपनी इन शर्तों पर अफसोस हो रहा है। बाइजू कहती है इन बातों का कोई मतलब नहीं है, हम दोनों अलग हो चुके हैं और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में दोबारा जगह नहीं देने वाली। ये कह के वो वहाँ से घर लौट जाती है। घर जाने पर उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा कर रही थी और कह रही थी कि तुम इतनी देर रात तक बाहर मत रहा करो, मुझसे तुम्हारी बच्ची अब संभल नहीं रही है। वैसे भी ये मिंग का क्या चक्कर है, उसे तुम बता क्यों नहीं देती कि तुम उसी की बच्ची है। बाइजू से कहती है अगर ये बात मिंग को पता चला ना तो फिर मैं तुम्हें पैसे देना बंद कर दूँगी खर्चे के लिए। अब तुम समझ जाना कि तुम्हें क्या करना है। मिंग को ये बात कभी पता नहीं चलनी चाहिए। आफ्टर दैट वो अपने बच्चे के पास चली जाती है। वो मिंग से ये बात हमेशा छुपा के रखने के लिए सोची थी। फ्लैशबैक में वो याद करती है वैसे भी उनकी शादी बस एक एग्रीमेंट से ही तो शुरू हुई थी। अगले दिन वो लगातार 3 दिनों तक हॉस्पिटल में काम करते रह जाती है। अचानक से बेहोश हो जाती है, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करने की वजह से। उनका जो ये डीन था हॉस्पिटलाइज करता है जल्दी जल्दी बाइजू को। वहीं दूसरी तरफ मिंग अपनी माँ और लिली के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसकी माँ का कहना था कि तुम लिली को छोड़ करके ऐसे कल अकेले कैसे आ सकते हो, वो हमारे लिए एक परफेक्ट बहू बन सकती है। मिंग कहती है माँ मैंने पहले ही कहा था मुझे काम से फुर्सत नहीं है, मैं दोबारा शादी वादी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तभी उनका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और बताता है कि बाइजू हॉस्पिटल में बेहोश हो गई है। मिंग पूछता है वो ठीक तो है ना। सेक्रेटरी कहता है हाँ ओवरवर्क की वजह से बाइजू बेहोश हो गई है, लेकिन उसके बच्ची को स्कूल से रिसीव करने वाला कोई नहीं है। मिंग खुद को रोक नहीं पाता है और उसकी बच्ची को लेने के लिए चले जाता है। उसकी माँ गुस्सा करते रह जाती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। स्कूल पहुंचने में वो टीचर को बताता है कि वो बाइजू का दोस्त है और बच्ची को अटेंड करने के लिए आया हुआ है। वो बच्ची यहाँ पर शुरुआत में मिंग के साथ नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन जब उसे भरोसा दिलाता है कि वो एक अच्छा इंसान है और वो उसकी मॉम का फ्रेंड है तो फिर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो यहाँ पर आइसक्रीम खाना चाह रही थी और उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए कहती है। वो कहती है मेरी मॉम तो मुझे कभी बाहर के जंक फूड नहीं खिलाती, क्या आप भी मेरे मॉम से डरते हो या फिर आप मुझे आइसक्रीम खिलाओगे। मिंग बच्ची को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो पहला मिला हुआ आइसक्रीम मिंग को देते हुए कहती है मैंने देखा कि आप भी काफ़ी सैड हो, आइसक्रीम खा के हर कोई हैप्पी हो जाता है, तो आप ये आइसक्रीम खाओ आपका भी मूड ठीक हो जाएगा। मिंग को एक अलग ही कनेक्शन इस बच्ची से फील हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे सच में ये बच्ची अपनी क्यों लग रही है, ये तो किसी और की बेबी है। वो दोनों मस्त आइसक्रीम खाते हुए घर लौट रहे थे। मिंग और बाइजू की अच्छी दोस्ती हो गई थी। बाइजू भी फ़िलहाल कहाँ रह रही है ये बात मिंग को नहीं पता था, इसी वजह से मिंग को इस बच्ची को अपने घर लेकर के जाना पड़ता है। रात में वो बच्ची सो रही थी, वो मिंग उसे बैठ करके प्यार से देख रहा था। तभी वहाँ पर बाइजू आ जाती है। वो बच्ची को लेके जाने का कोशिश करती है तो मिंग कहता है कि क्यों परेशान हो रही हो, बच्ची सो रही है, जग जाएगी, सोने दो इसे।
बाईजू मिंग को वहाँ से खींच के लेकर के जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी इन दोनों की बातों से बाईजू की बच्ची जग जाए। फिर वो मिंग पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि जब तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तब मेरे एक्स वाइफ के पीछे मत पड़ो तुम। मिंग उसे कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बाईजू सोचती है तो फिर वो लड़की कौन थी। मिंग उसे क्लियर करता है वो बस मेरी एक बिज़नेस पार्टनर की डॉटर थी। माँ ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा था डिनर करने के लिए। मैं तो बिज़नेस डिनर समझ करके गया था। मैं सिंगल हूँ। जब बाईजू ये सुनती है तो वो आगे बढ़ के मिंग को किस कर लेती है और कहती है कि ठीक है फिर जब तुम सिंगल हो तो मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछली बार तो बाईजू ड्रंक थी लेकिन इस बार वो पूरे होश हवास में मिंग के साथ इंटीमेट होती है। सुबह में वो मिंग से कहती है कि मुझे तुमसे एक डील करना है। मिंग खुश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद वो उससे रीमैरिज करना चाहती है और इसी बारे में बात करेगी। लेकिन बाईजू उसे कहती है मुझे एक बेड पार्टनर की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरे बेड पार्टनर बन सकते हो। वैसे भी हम कई बार इंटीमेट हो चुके हैं और मुझे कहीं नई जगह जाने का बिल्कुल फ़िलहाल मूड नहीं है और ना ही टाइम है। तो अगर तुम मेरे बेड पार्टनर बनना हो तो मुझे हाँ या ना में जवाब दे देना। मिंग इस चीज़ पर गुस्सा करने लगता है कि उसने उसे समझ के क्या रखा है। बाईजू कहती ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वो अपनी बच्ची को वहाँ से लेकर के जाने लगती है। घर की मेड वापस से उसे खाना खाने के लिए बोलती है। इस बार बाईजू को रुकने का मन था लेकिन मिंग कह देता है छोड़ दीजिए आंटी कोई ज़रूरत नहीं है। बाईजू को ऐसा लगता है जैसे पहले मिंग कभी उससे प्यार नहीं जताता था। उसने उससे कहा था कि चलो बेबी कर लेते हैं तो मिंग ने मना कर दिया था। उसी तरीके से डिवोर्स के बाद भला वो उससे कैसे प्यार कर सकता है। मिंग ने तो कभी उससे प्यार ही नहीं किया। मिंग यहाँ पर बाईजू से रोकता है और कहता है कि ठीक है वो उस डील पर बात करने के लिए तैयार है। मिंग और बाईजू दोनों साथ बैठ करके बात कर रहे थे। इस बार बाईजू उस पर 3 शर्त रखती है। पहली, वो कभी भी इस चीज़ को पब्लिक नहीं करेगा। दूसरा, वो उसके लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और तीसरा, कभी भी इमोशंस बीच में नहीं आना चाहिए। हफ्ते में वो दोनों एक बार मिलेंगे और वो भी गारंटी नहीं है। अगर बाईजू फ्री हुई तो फिर ठीक है। मिंग यहाँ पर तो बाईजू से दोबारा शादी करने के लिए प्लान कर रहा था। इसके लिए वो बाईजू के साथ रहने के लिए मान जाता है। बाईजू हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ पर उसके डैड आते हैं। वो बहुत ही बड़े स्कैमर इंसान था और वो हमेशा ही बाईजू से पैसे ऐंठते रहता था। आज भी वो पैसा लेने के लिए आया था। यहाँ पर बाईजू से साफ तौर से पैसे देने से मना कर देती है और कहती है कि तुम सब गैम्बलिंग करते हो, मैं तुम्हें 1 फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। यहाँ पर वो फुल ऑन तमाशा करने लगता है लेकिन बाईजू भी कम नहीं थी। वो जानती थी कि ऐसे घटिया इंसान के साथ नीचे गिर कर ही लड़ना पड़ेगा तो ही वो इंसान वहाँ से जाने वाला है। तो वो भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करने लगती है कि ये इंसान इसे चीयर राइस के साथ ज़बरदस्ती करने का कोशिश कर रहा है। तब जाकर के उसका डैड वहाँ से फ़रार हो लेता है। फ्लैशबैक में वो याद करती है कि वो हमेशा ही अपनी माँ से लड़ते रहती थी। उसी की वजह से यहाँ पर उसे मिंग से शादी करना पड़ा था। वो गैम्बलिंग में सारे पैसे हार गया था और यहाँ पर मिंग को इसी वजह से ऐसा लगता था कि बाईजू एक गोल्ड डिगर है। शादी के बाद जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसने मिंग को कॉल किया था ये बताने के लिए, लेकिन उधर से एक लड़की फ़ोन उठाती है और कहती है कि मिंग नहा रहा है, अभी वो तुमसे बात नहीं कर सकता। बाईजू को ऐसा लगता है कि मिंग उसे धोखा दे रहा है और उसके बाद उसने उससे डाइवोर्स ले लिया था। अब ये लड़की का कैरेक्टर जो है वो आगे कहानी में आने वाला है। मिंग ने असल में बाईजू को धोखा दिया था नहीं, वो तो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बाईजू के डैड वहाँ से बाहर निकलते हैं तो 2 गार्ड्स मिल करके उसकी कुटाई कर देते हैं। हम लोग देखते हैं कि सब कुछ मिंग ने करवाया था। इस बार वो अपने और बाईजू के बीच किसी को नहीं आने देने वाला था। अगले दिन बाईजू जब हॉस्पिटल में थी तब उसका डीन आकर के उसे 2 गुड न्यूज़ देता है। पहला कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने उनके हॉस्पिटल में अपना बहुत बड़ा इन्वेस्टर डाला है और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड हो चुका है। दूसरा, 99% चांसेज हैं कि बाईजू को प्रमोट कर दिया जाए और उसकी सैलरी सीधे डबल हो जाएगी। अब उससे अपनी बेटी को आगे पालने के लिए अच्छे खासे पैसे की ज़रूरत थी। बहुत खर्चा होता है एक बेबी के बाद। इसी वजह से बाईजू यहाँ पर मान जाती है। फ्लैशबैक में वो याद करती है वो खुश होकर के मिंग को अपनी गुड न्यूज़ दिया करती थी। उसने रिसर्च पेपर पब्लिक किया है और वो बहुत ही अच्छे रिव्यू दे रहे हैं तो मिंग कभी खुश नहीं होता था। इस बार मिंग उसके लिए तो इस हॉस्पिटल में कभी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता है। वो सोचती है कि वो ओवरथिंक कर रही है। शाम में आज ट्यूसडे था तो वो अपना काम जल्दी ख़त्म करके मिंग से मिलने के लिए जाने का प्लान कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर वो मिंग की मॉम और लिली को देखती है।
वो दोनों यहाँ पर डॉक्टर से मिलके जा रहे थे। नर्स से पूछने पर बाजू को पता चलता है कि लिली बेबी करने का प्लान कर रही है। वो ये सोचती है कि शायद वो ओवरथिंक कर रही है। मिंग सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था, शादी के समय भी और अभी भी। तभी तो मिंग ने इन चीज़ों को कभी पब्लिक नहीं किया था और उन दोनों की शादी जल्द ही टूट गई। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं किया था कि मिंग रिलेशनशिप में ऐसे उसे धोखा देने वाला था। वो वहाँ से जा ही रही थी, तभी वो मिंग को देखती है। मिंग यहाँ पर असल में आया हुआ था। उसे ऐसा लगा था कि कहीं बाइजू उनकी अपॉइंटमेंट को भूल ना जाए कि उन दोनों को मिलना है। इसी वजह से बाइजू को रिसीव करने के लिए हॉस्पिटल ही चला गया था। लेकिन बाइजू का मूड पूरी तरीके से ऑफ हो चुका था। जब नर्सेस पूछते हैं कि क्या बाइजू यहाँ पर रोहन के साथ वापस से डेट पर जा रही है, तो वो भी मिंग को गुस्सा दिलाने के लिए हाँ कह देती है कि हाँ, अब वो भी डेट पर जा रही है। अब मिंग को समझ नहीं आता है कि क्या बाइजू उसके साथ सिर्फ माइंड गेम खेल रही थी उसे झुकाने के लिए। उसने उसे अपना सीक्रेट बॉयफ्रेंड, सीक्रेट हस्बैंड भी बना करके रख लिया था और अब वो उसे भाव भी नहीं दे रही थी। बाइजू गुस्से में वहाँ से चली जाती है और मिंग को समझ नहीं आता है कि क्या वो सही में भूल गई है कि उन दोनों को आज मिलना था, या फिर वो उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है किसी और बात को लेकर के। आफ्टर दैट बाइजू अपने घर में अपनी बच्ची के साथ थी, तभी उसे मिंग की मेड का कॉल आता है कि मिंग बहुत ही नशे में है और वो बार बार उसका नाम ले रहा है। तो वो चाहती है कि वो यहाँ आ करके उसको संभाले। अब इस पॉइंट पर बाइजू सोचती है चाहे जो भी हो वो उसकी बच्ची का बायोलॉजिकल फादर है, तो वो उसे छोड़ नहीं सकती है। तो वो मिंग को देखने के लिए चली जाती है, जहाँ घर पर उसकी माँ लिली को लेकर के आई थी और मौके का फ़ायदा उठाने के लिए लिली को कह रही थी। तभी बाइजू यहाँ पर आती है, वो उसे देखती है, काफ़ी डांटने लगती है। इस बात पर बाइजू कहती है मुझे भी आपके बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मेरा बार बार नाम ले रहा है, उसने मुझे यहाँ पर बुलाया। वो मेड को कहती है आज के बाद चाहे जो भी हो मिंग के साथ वो उसे कभी कॉल ना करे, क्योंकि उसकी माँ को अपनी बेटे की हेल्थ की तो पड़ी ही नहीं है। यहाँ पर उसकी माँ बाइजू पर बहुत गुस्सा कर रही थी, लेकिन मिंग बाइजू को जाने ही नहीं दे रहा था। वो अपनी माँ के सामने कभी उसे किस कर लेता, कभी उसे हक कर लेता और उसकी माँ उसकी इस हरकत पर बहुत ही गुस्सा कर रही थी। लिली यहाँ पर कहती है कि मिंग तुम्हें लगता है कि गलतफहमी हो रही है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। बाइजू वहाँ से जाने लगती है। मिंग उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, तो मजबूरन उसे अपने घर लेकर के जाना पड़ता है। घर जाने के बाद भी मिंग कहाँ रुकने वाला था, वो बाइजू को किस करने लगता है। बाइजू से कहती है कि मेरी मॉम और मेरी डॉटर सो रही है, आवाज़ से उन्हें जगना नहीं चाहिए। बाइजू इस चीज़ का खास ख्याल रखता है। वो दोनों बाइजू के कमरे में जाते हैं और वहाँ पर फाइनली इंटीमेट होते हैं। बाइजू सोचती है वैसे भी जो उसके और मिंग के बीच डील है, आज ट्यूसडे है, उसे पूरा करने के लिए वो रोमांस कर रही है। कहीं ना कहीं वो अब भी मिंग को पसंद करती थी और इसी वजह से उसने उसे दोबारा अपना बेड पार्टनर बनने के लिए ऑफ़र दिया था। और मिंग को ऐसा लग रहा था कि आफ्टर डाइवोर्स बाइजू ने तो शादी कर लिया है और वो उससे अब दोबारा कभी प्यार नहीं करने वाली। अगली मॉर्निंग बाइजू की नींद पहले खुलती है। वो मिंग को जगा करके जल्दी यहाँ से निकलने के लिए कहती है। उसकी माँ यहीं बाहर हॉल में ही थी। बाइजू नहीं चाहती थी कि उसकी मम दोबारा उसे मिंग के साथ देखे। मिंग यहाँ पर जा नहीं रहा था, वो जानबूझ करके बाइजू को परेशान कर रहा था। ये चीज़ उसकी बच्ची देख लेती है और समझ जाती है। वो जल्दी जल्दी मिंग को वहाँ से बाहर लेकर के जाती है और कह रही है अंकल अगर आप मेरी मॉम को पटाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे मॉम को बहुत सारे अंकल्स पसंद करते हैं, अब आप देख लो आपसे होता है या नहीं। आफ्टर दैट हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। आज एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सारे इमरजेंसी पेशेंट यहाँ हॉस्पिटल में आए हुए थे। बाइजू उन्हें संभाल रही थी और मिंग उसे इतनी शिद्दत से काम करते हुए देख करके और ज़्यादा उसके टैलेंट से इम्प्रेस हुए जा रहा था। उसे अफसोस था कि उसने बाइजू से डाइवोर्स के लिए एक बार में हाँ कैसे कर दिया। उसका ईगो इस बात की गवाही ही नहीं दे रहा था कि असल में उसे बाइजू से प्यार है या फिर प्यार हो गया है शादी के बाद और वो उसके साथ ही हमेशा रहना चाहता है। इस मैटर को निपटाने के बाद जो डीन था वो बाइजू को बताता है असल में एक नई गर्ल की एंट्री यहाँ पर हुई है, जॉब मिला है जीजी को, जो कि हमारे हॉस्पिटल के जो मेन ओनर हैं उनकी बेटी है। और यहाँ पर असल में हमें पता चला है कि मिंग ने उसी के लिए यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट किया है। तभी वहाँ जीजी की एंट्री होती है। वो बाइजू के पास आती है और धीरे से कहती है मिंग मेरा है। उसकी आवाज़ सुन करके बाइजू को याद आता है इसने आवाज़ कहाँ सुनी है। फिर उसे 5 साल पहले का बात याद आता है जहाँ
पर कि उसने मेंग को कॉल किया था और जीजी ने फ़ोन उठाया था और बोला था मेंग नहा रहा है और वो उससे बात नहीं कर सकता है। यानी कि सच में जो जिजी है वो मेंग की फर्स्ट लव है और ये दोनों काफ़ी टाइम से साथ है। लेकिन आखिरकार मेंग बाइजू के साथ ही उसका बेड पार्टनर बनने के लिए हाँ कैसे कह दिया। इधर दूसरी तरफ हमें जिजी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर कि उसके फादर कभी भी उसे अप्रिशिएट ही नहीं करते थे। असल बात तो ये था कि जीजी में डॉक्टर बनने का कभी टैलेंट ही नहीं था। उसने यहाँ पर बाइजू के रिसर्च पेपर को पढ़ा तो उसे काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे कुछ साल पहले। ये देख करके जीजी जेलस हुई थी और जानबूझ करके उसने मिंग और बाइजू के रिश्ते को तोड़ दिया था। मिंग और जीजी के डैड जो हैं वो दोनों कई बिजनेस एस्पेक्ट्स में एक दूसरे के पार्टनर हुआ करते थे और जीजी यहाँ पर बाइजू से एक अलग ही रिलेशन रखती थी। वो अब भी हमें पता चलने वाला है। यहाँ पर लोग बाइजू की माँ को देखते हैं जो कि जीजी से मिलने के लिए आई थी। कहानी का एक बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। असल में जो जीजी है वो बाइजू की माँ की असली बेटी है। जब उन दोनों का जन्म हुआ था तब बाइजू की माँ जीजी के घर पर काम किया करती थी और यहाँ पर उसी ने दोनों बच्चों को एक्सचेंज कर दिया था अपने पति की बातों के मजबूरी में आकर के। अभी जो बाइजू थी वो असल में जीजी के डैड की असली बेटी थी और उसका पूरा हक था वो अमीरों की ज़िंदगी जीने का। इस बात का रिग्रेट बाइजू की माँ को हमेशा ही रह गया कि उसने बाइजू की लाइफ बर्बाद कर दी है। जीजी उसे वार्न करती है कि अगर ये बात बाहर आई तो वो उन दोनों पति पत्नी को जेल भेज देगी। उससे उन दोनों से कोई मतलब नहीं है। वो जितनी जल्दी हो सके बाइजू को यहाँ से लेकर के जाए। वैसे भी उसने वादा किया था कि वो बाइजू को दोबारा यहाँ नहीं लेकर के आने वाली है। लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसा हो गया था कि बाइजू को अगले 2 सालों के लिए यहाँ पर आना पड़ा था। चाहती तो जीजी की माँ भी नहीं थी कि ये बात बाहर आए, लेकिन वो अपनी बेटी की इन हरकतों से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थे कि उसने कैसे इंसान को जन्म दिया था। वो इतनी क्रूएल और घटिया कैसे हो सकती है। इधर बाइजू को पता चलता है कि उसे डिप्टी डायरेक्टर का पोस्ट नहीं मिलने वाला है। उसने अपना इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तब भी, और वो पोस्ट जीजी को मिलने वाला है। डीन उसे बताता है मैं क्या कर सकता हूँ, वो ऑनर की डॉटर है और हमें यही हक दिया गया था। अब उससे ऐसा लगने लगता है कि मिंग ने ये सब कुछ किया है तो वो गुस्से में मिंग से पूछने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि मिंग बाइजू को उसके फेवरेट स्ट्रॉबेरी चॉकलेट देने के लिए पर्सनली लाइन में लग के लेके आया था। तब तक बाइजू उसके ऑफिस में आ जाती है और कहती है कि क्या ये सच है कि तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसके लिए तुमने इस हॉस्पिटल में अपना इन्वेस्टमेंट डाला है और ये सब कुछ तुम कर रहे हो। मेंग को लगता है कि बाइजू अपनी बात कर रही है तो वो उसे हाँ कह देता है। बाइजू उस पर भड़क जाती है और कहती है तुम्हें नहीं लगता है कि पर्सनल फीलिंग और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। मैं इतने सालों से इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतने टाइम से इस हॉस्पिटल में मैंने अपना 24/7 दिया, स्टिल मैं डिप्टी मैनेजर बनने के लायक नहीं हूँ और यहाँ पर तुम जीजी को ये हक दे रहे हो। मेंग को तो समझ में ही नहीं आता है कि वो ये सब कुछ बाइजू के लिए कर रहा है। जो कुछ भी किया फिर भी बाइजू उसे क्या कह रही है और वो क्या गलत समझ रही है। मेरा और जीजी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। बाइजू यहाँ पर उसे बोल करके अपना पूरा बड़ास तो निकाल लेती है और यहाँ पर जो मेंग था वो भी गुस्से में वहाँ से चले जाता है। फ्लैशबैक में वो याद करता है 5 साल पहले जब बाइजू ने उसे डाइवोर्स के लिए बोला था तो उसे ऐसा लगा था जैसे उसने किसी ने उसके दिल में ऐसा चाकू मार दिया है और अभी वही सेम पेन वो फील कर पा रहा है जब बाइजू उसे इस तरीके से ब्लेम कर रही है। तो इन दोनों को लड़ते हुए देख करके जीजी को ऐसा लग रहा था कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। बाइजू रिज़ाइन करके गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। मुझे इस हॉस्पिटल में काम नहीं करना है। डीन उसे रोकने का कोशिश कर रहा था, तभी कुछ पेशेंट्स के पेरेंट यहाँ पर आ जाते हैं और बाइजू पे ब्लेम करने लगते हैं। उसने हमारे बच्चे को मार डाला, वो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है। असल में ये गलती जीजी की थी, लेकिन उसने घुमा फिरा करके ये ब्लेम बाइजू पर डाल दिया था और उसका रिसर्च पेपर भी हथियाने की कोशिश की थी। बाइजू को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जीजी यहाँ पर आ करके सारे डॉक्टर्स को हॉस्पिटल के अपने तरफ कर लिया था और वो फुल ऑन तमाशा किए जा रही थी। बाइजू को कह रही थी देखो गलती सबसे हो जाती है, अगर तुम अपनी गलती मान लोगी तो फिर हम तुम्हें जाने दे देंगे। यहाँ पर बाइजू की माँ बीच में आती है और वह जीजी से रिक्वेस्ट करती है कि वो बाइजू को जाने दें। वो लोग कभी दोबारा यहाँ सामने नहीं आएंगे और ये शहर ही छोड़ करके चले जाएंगे। बाइजू अपनी माँ को ऐसे करने से मना कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि जीजी किसी हद तक भी जा सकती है। यहाँ पर बाइजू की बेटी भी आ जाती है और वो भी अपनी मॉम को जाने देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। मेंग को ये सारी बातें पता ही नहीं थी। जैसे उसे ये बात पता चलता है तो वो तुरंत ही पीछे मुड़ के
बाइजू को प्रोटेक्ट करने के लिए जाने लगता है। इधर ये लाइव वीडियो जो है वो मेंग की मॉम भी देख रही थी। जब तक बाइजू परेशान हो रही थी तब तक तो उसे बहुत मज़े आ रहे थे, लेकिन जब बीच में उसकी बच्ची आती है तब उसे देख करके ऐसा लगने लगता है ये तो बिल्कुल मेंग की तरह ही लग रही है जैसा मेंग बचपन में लगता था। कहीं ये मेंग की ही तो बेटी नहीं है। इन चीज़ों को पता करने के लिए वो जल्दी जल्दी उस प्लेस के लिए निकलती है। इधर तब तक मेंग वहाँ पर पहुँचता है और उन लोगों को पीटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग फेक इल्ज़ाम बाइजू पर लगा रहे हैं। तभी यहाँ पर इन चक्करों में बाइजू की जो बेटी थी वो इंजर्ड हो जाती है। उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि अब उसे ब्लड डोनेट करने की बारी आती है। मेंग का भी ब्लड ओ नेगेटिव था, वो देना चाहता था, लेकिन बाइजू मना कर देती है। अब उसे डाउट होने लगता है कि कहीं उसी की तो बच्ची नहीं है। तब तक उसकी माँ भी यहाँ पर आ जाती है और वो बाइजू पर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि तुम यहाँ पर मेरी पोती को अपने पास कैसे रख सकती हो, हमें उसे लौटा दो। बाइजू यहाँ पर मेंग से कहती है कि देखो, अगर तुम अपनी माँ को यहाँ से नहीं लेकर के जाते और एक्स्ट्रा तमाशा होता है तो हमारे बीच का डील यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब मेंग इतने मेहनत से बाइजू के करीब रहने का प्लान खोजा था, वो बाइजू से दूर नहीं होना चाहता था, इसी वजह से अपनी माँ को फ़िलहाल वहाँ से लेकर के जाता है। फिर अपनी माँ को समझाता है, माँ आप चाहती है ना कि आपकी पोती आपके पास वापस आ जाए, तभी मेरे और बाइजू के बीच में इंटरफेयर मत करिए। अगर बाइजू नहीं आएगी तो वो बच्ची भी नहीं आएगी। आप फ़िलहाल घर जाइए, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ क्या हो रहा है। उसकी माँ फ़िलहाल के लिए घर चली जाती है। बाइजू सब कुछ छोड़ करके वहाँ से जाने का प्लान कर रही थी। इधर दूसरी तरफ उसकी बेटी को होश आ जाता है। अब वो अपनी माँ और अपनी बेटी को लेकर के वहाँ से जाना चाह रही थी। उसकी माँ कहती है, लेकिन तुम्हारा चाइना के हॉस्पिटल में काम करना सपना था, क्या सच में तुम ये सब कुछ छोड़ करके चली जाओगी? वो अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए कहती है कि हाँ, वो यहाँ से चली जाएगी। तभी वहाँ पर जीजी अपने डैड को लेकर के आ जाती है। उसके डैड यहाँ पर जीजी की हरकतों के लिए बाइजू से माफ़ी मांगने के लिए आए थे। असल में यहाँ पर मेंग ने जीजी के डैड को धमकाया था, देखो अंकल, मुझे आपके पर्सनल मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं है, लेकिन आपकी बेटी ने मेरी वाइफ को बुली किया है, झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। जो गलती उसकी थी उसने बाइजू पर डाला है। अगर आप चाहते हो जीजी का करियर आगे चलता रहे, जाकर के बाइजू से इससे माफ़ी मंगवा। अगर उसने माफ़ कर दिया तो फिर ठीक, अदरवाइज़ मैं तो उस पर कंप्लेन करने वाला हूँ। जीजी यहाँ पर बाइजू से झूठ मूठ का माफ़ी मांग रही थी, लेकिन बाइजू उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि तुमने मेरे डॉक्टर होने पर ब्लेम लगाया था और ये प्रोफेशनल एथिक के हिसाब से गलत है। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ। तुम्हें नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से पनिशमेंट तो मिल करके रहेगा। उसके डैड भी यहाँ पर अब बीच में नहीं आ रहे थे। उन्हें एहसास था जीजी ने बहुत बड़ी गलती तो की है। जीजी अपने डैड से लड़ने लगती है। अपने माँ से वादा किया था कि आप मेरा ख्याल रखोगे, आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? उसका डैड कहता है, इसी वजह से तो इतने सालों से मैं तुम्हें झेल रहा हूँ। तुम्हारी बहुत सारी हरकतें हैं जो अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। बाइजू उसे वार्न करती है, वो जीजी को कभी माफ़ नहीं करेगी। बाइजू अपना रिसर्च पेपर लेकर के हॉस्पिटल से निकल रही थी, तभी वो रोहान से मिलती है। रोहान यहाँ पर उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कह रहा था, तो बाइजू मान जाती है। इधर मेंग ये चीज़ देख करके जेलस होने लगता है और वो उन दोनों को फॉलो करने लगता है। उसे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर ज़रूर है। जो गड़बड़ बाइजू नहीं देख पा रही है और वही सच था। मेंग को यहाँ पर एक बड़ा सीक्रेट पता चलता है। बाइजू उसके साथ डिनर करने के लिए गई थी, उठ करके वॉशरूम के लिए जाती है। तभी वहाँ पर मेंग उससे मिलने के लिए आता है। वो बाइजू से कहता है, मैं हूँ, देखो तुम्हें एक सच्चाई बताने के लिए मैं आया हूँ। वो उसे दिखाता है विंडो से किस तरीके से जो रुआन है वो बाइजू के रिसर्च पेपर को चेंज कर दे रहा है और किसी लड़की को कॉल करके कह रहा है, तुम मेरी सेवियर हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम कर दिया है। असल में रुआन को बाइजू के पास किसी और ने नहीं, जीजी ने भेजा था। और रोहन को ऐसा लगता था कि जीजी उसकी सेवियर है। वो बाइजू का रिसर्च पेपर चुराना चाह रही थी, इसी वजह से उसने ऐसा कराया था। एक तरफ रोहन बाइजू का रिसर्च पेपर हटा रहा था और वहीं दूसरी तरफ जो जीजी थी वो बाइजू की बच्ची को हॉस्पिटल से किडनैप कर लेती है। ये बात अभी किसी को आइडिया नहीं था, उसने बाइजू की बच्ची को हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया। बाइजू जब ये चीज़ देखती है कि रोहन भी उसे धोखा दे रहा है तो वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। मेंग उसके साथ जाता है। वो उसे कहता है, असल में मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हें डाइवोर्स क्यों दिया। जब तुम भी सिंगल हो और मैं भी सिंगल हूँ तो हम क्यों ना रिलेशनशिप वापस से शुरू करें।
बाईजू उसे कहती है कि नहीं, मैं रिलेशन तुम्हारे साथ दोबारा शुरू नहीं करने वाली हूँ। जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। वो चीटिंग की तरफ इंडिकेट कर रही थी, लेकिन मेंग को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि बाईजू आखिरकार कर क्या रही है। दोनों के बीच यहाँ लड़ाई झगड़ा भी होता है, पैचअप भी होता है, एक दूसरे के बीच रोमांस भी हो रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर बाईजू को उसकी माँ का कॉल आता है कि उसकी बच्ची हॉस्पिटल में नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए डॉक्टर्स के पास दवा लेने के लिए गई हुई थी, वापस आई तो देखिए बच्ची कमरे में नहीं है। बाईजू काफ़ी घबरा जाती है, आखिरकार वो बच्ची गई कहाँ। सब जगह उसे ढूंढा जाने लगता है। हॉस्पिटल जाने पे भी किसी को कोई आइडिया नहीं था। फिर पूछते पास तो उन्हें पता चलता है कि जीजी शायद बाईजू के बच्ची के कमरे में गई थी। अब वो समझ गई थी कि उसी ने उसे किडनैप किया होगा। इधर बातों बातों में मेंग को ये भी पता चल जाता है कि असल में वो बच्ची मेंग की ही है। अब उसे वैसे भी तो भरोसा था ही, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें कंफर्म हो जाता है। अब वो लोग जीजी को ढूंढने का काम करते हैं। पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, लेकिन वहाँ जाने पर पता चलता है कि ये बच्ची तो कोई और है, असल में ये उनकी बच्ची नहीं है। अब बाईजू बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है। उसे डर था कि कहीं जीजी उसे हर्ट न करे। जीजी उसे वहाँ से उठा करके लेकर के गई थी। उसने यहाँ पर उसे अपने डैड यानी कि फ़िलहाल के बाईजू के डैड को दे दिया था। अब वो उसे सेल करे या उसके बॉडी पार्ट्स को सेल करे, उसे कोई मतलब नहीं था। बस वो बाईजू के पास वापस नहीं लौटना चाहिए। यहाँ पर वो हमें दिखाया जाता है कि जीजी और उसके डैड के बीच बहुत ही लड़ाई झगड़े हो रहे थे। उसके डैड का कहना था कि तुम बस कांड पर कांड करते जा रही हो, एक ढंग का ना रिसर्च किया जा रहा है, ना ही तुम्हें ऑपरेशन करने आता है। तुम आखिरकार डॉक्टर बनना क्यों चाहती हो? तुम्हें मैंने जीरो लेबर से शुरू करने के लिए कहा था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। जीजी का कहना था कि मेरा बाप इतना अमीर है, भला मुझे मेहनत करने की क्या ही ज़रूरत है। उसके फादर को तो पता ही नहीं था कि उसकी बेटी ने इतना बड़ा कांड किया है। इधर हम लोग देखते हैं कि मेंग की मॉम भी गॉड से प्रे कर रही थी कि हमारी पोती सही सलामत मिल जाए। लिली तो समझ गई थी कि अब कोई चांस नहीं है उसका और मेंग का। अब उसकी माँ भी अपनी पोती के पीछे पड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली बच्ची आएगी तो साथ में बाईजू भी तो आएगी ही। इधर दूसरी तरफ बाईजू बहुत ही परेशान थी। वो लोग जीजी को ढूंढते ढूंढते पुराने घर पहुंचते हैं। इधर हम लोग देखते हैं जो बाईजू की माँ थी वो भी दिमाग लगा करके अपने हस्बैंड के पास पहुंचती। उसे डाउट था जीजी उस बच्ची को लेकर के वही गई होगी। वो दोनों यहाँ पर आपस में लड़ झगड़ रहे थे और लड़ते झगड़ते जो बाईजू की मॉम थी वो अंदर कमरे में जाती है तो देखती है वो छोटी बच्ची वहीं पर है। वो छोटी बच्ची को कमरे में बंद करके आराम से सोने के लिए कहती है और कहती है कि मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ पर कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है। जो चीज़ वो बाईजू के लिए नहीं कर पाई थी, अपने पति से उसे नहीं बचा पाई थी, वो उसे बहुत मारता पीटता था, वो चीज़ वो बाईजू के बच्चों के साथ नहीं होने देना चाहती थी। वैसे भी उसे इस बात का बहुत ही रिग्रेट था कि उसने आखिरकार इस तरीके से कैसे ही दूसरे की बातों में आकर के जो है बेबी को चेंज कर दिया था। अब तक उसने बहुत ज़्यादा मोलेस्टेशन एमिलेशन झेला था, बट अब नहीं। दोनों आपस में लड़ रहे थे। मेंग और बाईजू गलती से उनकी बातों को सुन लेते हैं। बाईजू की माँ ने यह कन्फेस किया था कि उसी की वजह से उसे बाईजू और जीजी को चेंज करना पड़ा था, जबकि बाईजू है असली अमीर बाप की बेटी है और जीजी तो हमारी बच्ची है। जब ये बात बाईजू को पता चलता है तो वो काफ़ी चौंक जाती है, क्योंकि इतने सालों से वो ये सब कुछ झेल रही थी जो कि वो डिज़र्व भी नहीं कर रही थी। अब उसकी बच्ची की जान खतरे में है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो अपनी बेबी को कैसे प्रोटेक्ट करे, क्योंकि जब तक वो वहाँ पर पहुँच रही थी तब तक जीजी वहाँ से वापस से उसकी बच्ची को हॉस्पिटल लेकर के जा चुकी थी। वो बच्ची को पूरी तरीके से रास्ते से हटा देना चाह रही थी। अभी तक जीजी के कांड के बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं मिला था। इसी वजह से डॉक्टर्स नॉर्मली जीजी को असिस्ट कर रहे थे उसका ऑपरेट करने के लिए। अब सबको तो यही लग रहा था कि जीजी बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन थैंकफुली तब तक टाइमली वहाँ पर बाईजू पहुँच जाती है और अपनी बच्ची को बचा लेती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाईजू अपने असली डैड के साथ असली मॉम के ग्रेव पर जाती है। उसके डैड को भी असलियत तब तक पता चल चुकी थी और वो यहाँ पर रिग्रेट कर रहे थे। उसे पहले ही लगा था कि जीजी इतनी टैलेंटलेस है और वो उसकी बच्ची तो हो ही नहीं सकती है, जिसका खुद का बाप इतना ज़्यादा अच्छा डॉक्टर हो, फेमस डॉक्टर हो, उसकी बच्ची ऐसी कैसी हो सकती है कि उसमें मेडिकल करियर का कोई गुण ही ना हो। बाईजू यहाँ पर अपनी असली फैमिली को पा करके बहुत ज़्यादा ही खुश थी।
जीजी को यहाँ पर पकड़ के लेकर के आया जाता है। वो बाइजू से माफ़ी मांग रही थी। बाइजू से कहती है कि अगर तुम मेरी बच्ची को हार्म करने का कोशिश नहीं करती तो मैं तुम्हें माफ़ कर देती, लेकिन जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ। जीजी बेफजूल का सबसे लड़ रही थी कि बाइजू अमीर घर से बिलोंग करती है तो इसका क्या मतलब है कि वही सबका प्यार पाएगी। जीजी कहती है तुम अपनी किस्मत से नहीं भाग सकती हो, तुम गरीब खानदान की बच्ची हो, तुम वही डिज़र्व करती हो। तुम्हारी वजह से बाइजू ने क्या कुछ नहीं झेला है। यहाँ पर बाइजू को इन सब चीज़ों का कोई रिग्रेट नहीं था, जो कुछ भी वो लाइफ में जी चुकी है, बट अब उसे अपने लाइफ में आगे से अच्छाई करना है। उसके फादर भी जीजी को माफ़ नहीं करने वाले थे और उसने यहाँ पर उसे जेल भेजने के लिए तय कर लिया था। एक तो उसकी वजह से उसके बच्चे को इतना सब कुछ झेलना पड़ा और दूसरा यहाँ पर ये भी सीक्रेट रिवील हो जाता है कि जीजी ने ही जानबूझ करके 5 साल पहले मेंग का फ़ोन उठाया था और बाइजू से झूठ बोल दिया था कि असल में वो नहा रहा है और उससे बात नहीं कर सकता है। असल में उस समय मेंग जो था वो जीजी के फादर के साथ बिजनेस डीलिंग के बारे में बात कर रहा था और वो अपना जैकेट कहीं और रखा हुआ था जिसमें वो फ़ोन था, और जानबूझ करके जीजी ने मेंग से छुपा करके लिपस्टिक का मार्क भी यहाँ पर उसके जैकेट पर लगा दिया था, जिस वजह से कि बाइजू और ज़्यादा कन्फर्म हो गई थी कि असल में मेंग का अफेयर चल रहा है। और जीजी ने बाइजू से जेलस होकर के ये सब कुछ किया था क्योंकि उसके रिसर्च पेपर का बड़ा ही जीजी के फादर ने किया था और इस वजह से इन दोनों का रिश्ता टूट गया था। मेंग बाइजू पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं करती थी। बाइजू से कहती है सबूत मेरे सामने था, बात भरोसे की है ही नहीं, और तुमने कभी मुझसे प्यार ही कहाँ जताया था, हमारा तो सिर्फ एक बिजनेस मैरिज था, गलती तुम्हारी भी तो है। मेंग को अपनी गलती का एहसास होता है, बात तो सही है, गलती मेरी भी तो है। बाइजू से प्यार करने के बाद मैंने कभी उसे जताया नहीं, कभी उसे बताया नहीं कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तो फिर वहाँ ट्रस्ट कहाँ से आएगा। यहाँ पर जीजी उन्हें जाने देने के लिए कहती है लेकिन वो लोग उसे माफ़ नहीं करने वाले थे। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर रोहान आ जाता है। वो यहाँ पर सबके सामने कहता है कि जीजी की हरकत की जिम्मेदारी वो लेने के लिए तैयार है। जीजी उसकी सेवियर है, कुछ साल पहले उसी ने उसका हार्ट का ऑपरेशन किया था जिस वजह से कि वो जिंदा है। बाइजू हंसने लगती है क्योंकि उसे पता था उसका हार्ट का ऑपरेशन तो उसने किया था और जीजी ने ये क्रेडिट भी चुरा लिया था। ऑपरेशन के बाद जब उसे होश आया था तो रोहान के सामने उसने ये जाके कह दिया था कि वही उसकी सर्जन है। बाइजू हंस रही थी अपने फादर के साथ। उसके फादर यहाँ पे रोहान को बताते हैं ढक्कन इंसान, कभी भी जीजी ने हार्ट का ऑपरेशन किया ही नहीं, उसमें डॉक्टरों वाली कोई गुण नहीं है, इसी वजह से तो मैं उसे डॉक्टर बनने से मना कर रहा था। अब रोहान जीजी से यहाँ पर काफ़ी लड़ने झगड़ने लगता है इस बात को लेकर के। बाइजू यहाँ पर वापस हॉस्पिटल लौट आती है। इस बार उसके डैड भी यहाँ पर आए हुए थे क्योंकि एक बहुत ही क्रिटिकल केस आया हुआ था। जीजी का ये सारा क्राइम एक जगह था लेकिन अब भी उसे हॉस्पिटल वाले एक मौका दे रहे थे। जीजी को यहाँ पर अपना वर्थ प्रूफ करना था लेकिन उसे घंटा कोई ऑपरेशन नहीं करने आता था। उसके फादर बाइजू को बताते हैं वो तो चाकू और खून देख के बेहोश हो जाती है, वो घंटा डॉक्टर बनेगी, अब तक सिर्फ वो मेरे नाम की वजह से चल रही थी। इधर दूसरी तरफ मेंग बाइजू का ऑफिस में था। वहाँ पर वो उसकी एक पुरानी बुक देखता है जिसमें उसके और बाइजू के फ़ोटो रखे हुए थे। उसके सेक्रेटरी ने असल में बाइजू पे नज़र रखा था और उसकी बातों को सुन कर के ही उसने मेंग को बताया था कि बाइजू की शादी हो गई है। बल्कि बाइजू अपने एक्स हस्बैंड मेंग को ही अपने दोस्तों को दिखाया करती थी कि यही उसका हस्बैंड है। यहाँ पर मेंग को ये बात तब पता चलता है। इधर वो अपनी बच्ची के साथ बातें कर रहा था तभी मेंग की मॉम आ जाती है। वो अपनी पूरी से मिल के बहुत ही खुश थी। इधर दूसरी तरफ जीजी बेहोश हो जाती है जैसे ही उसने चाकू वगैरह हाथ में पकड़ा था। तो सबको यहाँ पर सच्चाई पता चल जाता है कि जीजी एक फेक डॉक्टर है और वो बस अपने बाप का नाम इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुँची हुई थी। जीजी को फाइनली अब जेल भेज दिया जाता है क्योंकि अब प्रोफेशनल तरीके से भी तो उसने क्राइम कर लिया था। जो कुछ भी यहाँ पर हुआ था, बाइजू यहाँ पर खुद का टैलेंट सबके सामने प्रूव करती है और उस इंसान के क्रिटिकल केस को बचाती है। ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद वो काफ़ी टायर्ड थी, बाहर आते ही बेहोश हो जाती है। मेंग उसे संभाल लेता है। शाम में बाइजू के जो डैड थे वो अपने क्लोज सर्कल में बाइजू को अपनी बेटी कह के इंट्रोड्यूस कराते हैं। जीजी के बारे में कहानी सबको पता चल चुका था। मेंग यहाँ पर काफ़ी ड्रंक हो जाता है और वो बाइजू को बहाना करता है घर लेकर के जाने के लिए। बाइजू यहाँ पर मेंग को घर लेकर के जाती है और वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। मेंग का कोई आइडिया था कि बोरिंग पार्टी कौन अटेंड करेगा, चलो घर ही चलते हैं। वैसे भी जो कुछ भी यहाँ पर इनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब कुछ क्लियर हो चुकी थी। क्लियर हो गया था बाइजू की तरफ से कि मेंग ने उसे धोखा नहीं दिया था।
मैं यहाँ पर अगले सुबह बाईजू को कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और वो अपनी बच्ची को भी अपने साथ रखना चाहता है। उनकी एक कंप्लीट फैमिली होगी। बाईजू उसे सोचने के लिए वक्त मांगती है। 5 साल दोनों अलग रह चुके हैं और वो यूं ही दोबारा मिंग पर भरोसा नहीं कर सकती थी। मिंग यहाँ पर बाईजू के पॉइंट ऑफ व्यू को समझता है, उसके सिचुएशन को समझता है, उसकी फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हुए वो बाईजू को वक्त देने के लिए तैयार था। वो पिछली बार वाली गलती नहीं करने वाला था। थोड़ी देर बाद मेंग की माँ यहाँ काफ़ी गुस्से में आती है और वो मेंग से कहती है, तुम्हें मुझ में और बाईजू में चूज करना होगा। मैं बाईजू को कभी अपनी बहू दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। मेंग कहता, माँ आपने भी तो कभी बाईजू से सीधे मुंह बात नहीं किया ना, तो फिर वो कैसे ही सीधे मुंह जवाब देगी। तभी वहाँ पर उसकी माँ पिघल जाती है जब बाईजू की बच्ची उसे दादी कह के पुकारती है, तो उसे मजबूरन यहाँ पर बाईजू को अपनी बहू मानना ही पड़ता है। मेंग कहता है यही बात पहले मान गई होती। फाइनली इनकी फैमिली एक कंप्लीट फैमिली की तरफ बढ़ रही थी। सब कुछ एक हैप्पी एंडिंग की तरह लग रहा था। अगले कुछ दिन तो बहुत ही सही बीतते हैं। एक दिन पता चलता है कि बाईजू वापस से मेंग को छोड़ करके जा रही है। मेंग बहुत ही परेशान हो जाता है, कहीं वो उसे वापस छोड़ के ना चले जाए। लेकिन बाईजू यहाँ पर अपनी माँ से मिलने के लिए गई हुई थी। वो उन्हें माफ़ कर चुकी थी। वह कहती है, भले ही आपने मुझे चेंज कर दिया था मजबूरी में आकर के, लेकिन मैं अब आपको गिल्टी नहीं मानती। आपने मुझे माँ होने का प्यार जो जताया था, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कह सकती हो। उसने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लिया था। बाईजू उन्होंने नया घर दे दिया था जहाँ की वो अकेले ही रह रही थी। वो कहती है, बस कभी कभी बच्ची को लेकर के मुझसे मिलने के लिए आते रहना, मैं इससे ज़्यादा तुमसे कोई डिमांड नहीं कर रही हूँ। इधर मिंग परेशान होकर के बाईजू को ढूंढने लगता है और उसे ढूंढते ढूंढते उस प्लेस पर भी पहुँच जाता है। उसके साथ घर लौटती है। उसकी बेचैनी देख करके वो समझ गई थी। वो उसे कहती है, मैं तुम्हें दोबारा छोड़ करके नहीं जाने वाली। मैं अपनी अडॉप्टिव मदर से मिलने के लिए गई हुई थी। उसके बाद वो दोनों दोबारा रीमैरिज कर ले लगते हैं और एंड में बाईजू गुड न्यूज़ देती है कि वह दोबारा प्रेग्नेंट है। इसी हैप्पी न्यूज़ के साथ हमारी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।